अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। साथियों, इसी कोट के साथ मैं चलता हूँ आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन गुप्त साम्राज्य की तरफ, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम जो चल रहे हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना समय गवाए आपके लिए मैं शुरू करता हूं गुप्त साम्राज्य। साथियों, मैंने केवल 2 शासक लिए हैं गुप्त साम्राज्य में। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके विषय में जो भी पूछा जाता है वो पॉइंट रखे हैं, और दूसरा है समुद्रगुप्त। उसके बाद में जो आगे टॉपिक पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, वो आप उसे रेगुलरली देखते रहें। साथियों, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊं तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 100% आना ही आना है क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो हम कहेंगे श्रीगुप्त। क्या कहेंगे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद में गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। जो महान सम्राट था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन करें, तुरंत की तुरंत नोटबुक आप तुरंत बनाएं। क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। क्या? 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे रट लें, तुरंत नोट करें कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। साथियों, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तुरंत नोट करें। आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि समय नहीं है तो समय को देखते हुए मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पार्ट 2 आएगा, वो मैं पूरा टू द पॉइंट बताऊंगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो क्वेश्चन होगा किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो थे समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए। जो 335 ईसा पूर्व में, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन जाता है जो समुद्रगुप्त है वो किस ईस्वी में अपने जो गद्दी पर बैठे थे, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। उसके बाद में है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, और जो एग्जामिनर है उनका फेवरेट क्वेश्चंस है कि निम्न में से किस शासक को नेपोलियन भी कहा जाता है, तो हम किसे? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में है। ये क्वेश्चंस काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहेगा कि निम्न में से किस शासक को नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हर्षण था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षण है वो किस शासक का दरबारी कवि था, तो हम कहेंगे जो हर्षण था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन था? हर्षण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आप इसे काफ़ी अच्छे से नोट कर सकते हैं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन होगा कि हर्षण किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षण, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिशण। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आपने कई एग्जाम दे रखे होंगे तो आपने तुरंत देखा होगा कि हर्षण के बारे में काफ़ी बार रिवाइज किया गया है क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षण था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इलाहाबाद प्रशस्ति जो लेख है उसकी रचना किसने की थी? वो हर्षण ने की थी। किसने? हर्षण ने। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है
कि जो समुद्रगुप्त है वो किसकी उपासना करते थे, तो भगवान विष्णु की उपासना करते थे समुद्रगुप्त। भगवान विष्णु की उपासना कौन करते थे, समुद्रगुप्त, क्योंकि भगवान विष्णु भी समुद्र में रहते हैं और समुद्रगुप्त नाम भी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं, बैकुंठ में, कहाँ, समुद्र में। तो समुद्र को ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं, एक रिलेट कर सकते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्र में कौन रहता है, भगवान विष्णु। तो समुद्रगुप्त किसका उपासक था, भगवान विष्णु का उपासक था। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि निम्न में से अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने की, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण की थी। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। साथियों, ये क्वेश्चंस काफ़ी चर्चा में रहता है कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने की, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखकर आप तुरंत से नोट करें कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई। अश्वमेधकर्ता की जो उपाधि थी वो किसने ली थी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चंस में जान है दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शासक संगीत का प्रेमी था, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ऐसा कैसे पता लगा, ऐसा उसके द्वारा जो अनुमान उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से है। समुद्रगुप्त के जितने भी सिक्के हैं उसके शासनकाल के, उस पे समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन के द्वारा बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है उनके सिक्कों पर। तो उससे अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त क्या संगीत के भी प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त संगीत के भी प्रेमी थे। ऐसे उसे ध्यान रखा जा सकता है कि वो बीड़ा वादन करते हुए उनके सिक्कों पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से संगीत का प्रेमी कौन था, तो उसमें से एक थे समुद्रगुप्त, संगीत का प्रेमी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से पता चला। उसके बाद में समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विक्रमांक की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को कविराज भी कहा जाता है। साथियों, आपको ये एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा कि कविराज किस शासक को कहा जाता है, तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इस तरीके के इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि इसको कितनी उपाधि हो गई। सबसे पहले हमारी उपाधि थी इसकी महाराजधिराज, उसके बाद दूसरी उपाधि दी गई थी नेपोलियन, तीसरी उपाधि दी गई थी इसकी अश्वमेधकर्ता, चौथी उपाधि इसकी विक्रमांक और पांचवी इसे कविराज भी कहा जाता है। इस तरीके से आप धारण रख सकते हैं। मोस्ट इसे 5 से 6 उपाधि, और 506 उपाधि है वो मोस्ट पॉपुलर उपाधि हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक तो विक्रमांक ये हो गई, उसके बाद में इसे समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, वो आपको इस सेशन में मैंने रखे। साथियों, यदि हमारा सेशन अच्छा लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सब्सक्राइब ना करें तो कमेंट तो आप जरूर छोड़ा करें, जिससे कि हमें भी हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो बस आप लोग देखते रहें, लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद।